नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नई वीडियो में। इससे पहले आपने देखा था कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या क्या थी। एक बार फिर से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि राष्ट्र निर्माण की इस किताब के मुताबिक चले तो राष्ट्र निर्माण की मुख्यतः 3 चुनौतियां थी। इस 3 चुनौतियों में पहली चुनौती तो यही थी कि सभी को एकता के सूत्र में बांधना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत एक विविधता वाला देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएँ, संस्कृति, खान पान और पहनावा है। तो इतने बड़े विभिन्नताओं में किस तरीके से एकता लाया जाए, क्योंकि यूरोप में अगर आपने देखा होगा तो जर्मनी और इटली, ये सब बहुत सारे देश हैं, लेकिन उन सबका एक अलग संस्कृति, अलग कल्चर है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी, एक ही देश में बहुत सी प्रकार की भाषाएं, बहुत सी प्रकार की बोली, बहुत से प्रकार के पहनावे हैं, बहुत सारे प्रकार का कल्चर है, रीति रिवाज है। तो इन सबको एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, ये सबसे पहली समस्या थी आज़ाद भारत के समय। दूसरी चुनौती ये थी कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना। इससे पहले भारत में लोकतांत्रिक सरकार नहीं था, वो ब्रिटिश सरकार थी जो भारत पर जबरन शासन करती थी। अब इतने लंबे समय बाद भारतीयों ने लड़कर आज़ादी हासिल किया था, तो इसका परिणाम संभवतः यही होने वाला था कि लोग अपनी सरकार चुनेंगे जो उन लोगों के लिए कार्य करेगी। इसके लिए जब भारत में संविधान लिखा गया तो भारत में भाग 3 जोड़ा गया, जो मौलिक अधिकार, भारतीयों को मौलिक अधिकार देता है, ऐसे अधिकार देता है जो उनके मानवीय अधिकार का उल्लंघन ना करे, जो उनको एक सही जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। तीसरा देखें तो कल्याणकारी समाज की स्थापना करना। ऐसी समाज की स्थापना करना जहां सब बराबर हो, जहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो। इससे पहले क्या था कि अंग्रेजी सरकार ने भारत में ऐसे समाज वर्ग को पैदा कर दिया था जिसे वो मोटी रकम देते थे और वो भारतीयों को ही शोषित करते थे। एक भारतीय नागरिक भारतीय को ही शोषित करता था, ऊंच नीचे वाले को दबाता था। और भारत की जो हमेशा से एक परंपरा रही थी जातिवाद के कारण जो लोग शोषित होते थे, तो आज़ाद भारत में यह सुनिश्चित किया गया कि भारत में जो वर्ग पहले शोषित होते थे वो दोबारा शोषित नहीं किए जाएंगे। अगर उनके साथ शोषण होता है तो भारत सरकार जवाबदेह है। यानी भारत सरकार कोई कदम उठाएगा, भारत सरकार ऐसे कानून बनाएगा जो उन लोगों को सजा देगा जो उनके खिलाफ अमानवीय व्यवहार करेगा। अब अगला हेडिंग है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। जैसे कि हेडिंग से ही पता चलता है कि विभाजन और विस्थापन, पुनर्वास यानी कि देश का विभाजन होना, और विस्थापन यानी एक लोग का दूसरी जगह पे जाना, वहाँ के लोग का इधर आना, और पुनर्वास यानी फिर से बसना। यहाँ इस हेडिंग से ये पता चलता है। तो वह क्या था कि 14-15 अगस्त को हमें आज़ादी तो मिली, साथ साथ विभाजन भी मिला और एक नया देश बन के उभरा जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं। तो इस पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर ये पाकिस्तान नाम का देश अस्तित्व में क्यों आया? तो इसकी कहानी शुरू होती है वर्ष 1906 से, जब पहली बार भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। दरअसल ये बात उस समय तय नहीं थी कि मुस्लिम के लिए एक अलग से देश बनाया जाएगा। उस समय मुस्लिम लीग की स्थापना ही सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि उनका ऐसा मानना था कि मुस्लिम लोग जो भारतीय राजनीति में अछूते हैं, जो भारतीय राजनीति में जिनकी उपस्थिति नहीं है, उनकी उपस्थिति को भारतीय राजनीति में दर्ज कराया जाए। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि सांप्रदायिक राजनीति बढ़ता गया और आखिरकार 1947 को एक तरफ जहां हमें आज़ादी मिली, दूसरी तरफ एक विभाजन मिला। तो हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, किस तरीके से भारत का बंटवारा हुआ, कैसे लोग वहाँ एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए और कैसे लोग फिर से पुनर्वास हुए, किस तरीके से बसे। दरअसल द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक जिसे माना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने 1940 के बाद की राजनीति में एक ऐसी मांग को रखना शुरू कर दिया था जो ये बात को दर्शाता था कि वो एक मुसलमानों के लिए अलग देश चाहते हैं। हालांकि सभी मुसलमान इस बात से सहमत नहीं थे। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो इस बात का आखिरकार तक विरोध कर रहे थे कि भारत मुसलमानों के लिए भी है और अलग धर्म के लोगों के लिए भी है, इसलिए हमारा देश यही है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का ये मांग था कि भारत में मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं है। अगर उन्हें अपने आप को निखारना है, उन्हें अगर अपने आप को भविष्य में एक अलग मकाम पे पाना है, तो उन्हें एक नया देश बनाना पड़ेगा। और उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति शुरू कर दिया गया और उनके द्वारा सांप्रदायिक राजनीति शुरू कर दिया गया। तो कैसे हुआ है सारा विभाजन, क्या क्या प्रक्रिया रही, कौन सा हिस्सा किसको मिला और कौन सा हिस्सा किसको नहीं दिया गया, ये समझते हैं। तो पहला पॉइंट यही कि धार्मिक बहुसंख्यकों को विभाजन का आधार बनाया गया। यानी जहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा थी, उसे ये माना गया कि उधर से, वहाँ से उस हिस्से को जो वर्तमान पाकिस्तान है उसे दे दिया जाए, और जिधर हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है
उस हिस्से को हिंदुस्तान में यानी इंडिया में, भारत में दे दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि भारत में मुसलमान तो हर जगह हैं, कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। लेकिन भारत में मुसलमान तो हर जगह, कोई ऐसा स्पेसिफिक जगह तो नहीं है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमान हो। तो ये तय हुआ कि भारत का जो पश्चिमोत्तर स्थान है, पश्चिमोत्तर जगह है, उधर मुसलमानों की जनसंख्या अच्छी खासी है, तो उस जगह को पाकिस्तान में दे दिया जाए। और दूसरा हिस्सा हुआ जहाँ बांग्लादेश, जो वर्तमान आज बांग्लादेश है और बंगाल, वहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या अच्छी खासी थी, और वो दूसरे हिस्से को पाकिस्तान में दे दिया जाए। लेकिन भारत के सभी मुसलमान इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि विभाजन तो हुआ लेकिन सभी से ये राय तो नहीं लिया गया कि आप उस दूसरे देश में जाना चाहते हैं, दूसरे देश में नहीं जाना चाहते हैं। ये फैसला अचानक हुआ। अचानक होने का परिणाम ये रहा कि दोनों तरफ सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। अचानक ये फैसला हुआ कि आज से वो हिस्सा पाकिस्तान है, पश्चिमोत्तर का हिस्सा पाकिस्तान है, और बांग्लादेश का हिस्सा पाकिस्तान है, और बाकी बचा हिस्सा वो हिंदुस्तान है। इस तरीके से जो हिंदू जो पाकिस्तान की तरफ थे वो भारत की ओर भाग खड़े हुए, और जो मुस्लिम भारत की सीमा से लगे हुए थे, पश्चिमोत्तर सीमा से लगे हुए थे, जैसे कि पंजाब, वो पाकिस्तान की ओर भाग खड़े हुए, वो मुसलमान पाकिस्तान की ओर भाग खड़े हुए। दोनों तरफ खूनी दंगे शुरू हो गए। परिणाम ये रहा है कि उधर से हिंदुओं की लाश आती थी ट्रेन में भरकर, और यहाँ से मुसलमानों की लाश जाती थी, तो दोनों तरफ मारकाट शुरू हो गया। गांधी जी इस बात से खुश नहीं थे, लगभग कांग्रेस का कोई नेता इस बात से खुश नहीं था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के सांप्रदायिक राजनीति के कारण भारत एक नए अलग देश का निर्माण हुआ, जिसे आज पाकिस्तान कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हुआ था विभाजन। लेकिन विभाजन का परिणाम क्या रहा, चलो एक बार परिणाम को समझते हैं। जब धर्म के नाम पर एक देश बना, तो जाहिर सी बात है कि जिस धर्म के नाम पर वो देश की बुनियाद रखी गई थी, तो सांप्रदायिक दंगा होना तो वाजिब था। इसलिए दोनों तरफ के जो सीमावर्ती मुसलमान थे, जो बॉर्डर पे लगे हिंदू और मुस्लिम रह रहे थे, उन दोनों के बीच खूनी दंगा शुरू हुआ। दोनों तरफ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उधर से हिंदुओं की लाश आती थी और इधर से मुसलमानों की लाश जाती थी उधर। इन सब के बीच बहुत सारी कहानियां हैं, जो अगर आप एनसीईआरटी किताब खोलेंगे तो आपको बॉक्स में पढ़ने को मिलेगा कि कैसे कोई मुसलमान अपने आप को बचाता है हिंदुओं की सहायता से, और कैसे कोई हिंदू अपने आप को अच्छे मुसलमानों की सहायता से अपने आप को बचाता है, और बाद में अपनी आप बीती को वो समाचार पत्रों में लिखकर सार्वजनिक करता है, अपनी किताबों में लिखकर सार्वजनिक करता है। अब बंटवारा हुआ, तो किस किस चीज़ का बंटवारा हुआ, यानी पाकिस्तान भारत से एक टूटकर एक नया देश बना था, तो जाहिर है कि अपने जेब में से, अपने हिस्से में से कुछ हिस्से तो पाकिस्तान को भी दिए जाने चाहिए, जिससे उसका गुजारा हो सके। तो बराबर उसे टाइपराइटर, सेना, पुलिस, सब कुछ उसे दिया गया, ताकि वो भविष्य में अपने आप को फल फूल सके, जो हम देखते हैं वैसा तो है नहीं। तो छोटी से छोटी चीज़ों का बंटवारा हुआ, जैसे कि एक भाई में बंटवारा होता है जब घर लौटने के होने के बाद, उसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस चीज़ का बंटवारा हुआ कि टेबल उनके पास, कुर्सी उनके पास, पुलिस, आधी पुलिस का बंटवारा, आधे सेना का बंटवारा। बहुत सारी सेना कोई इधर थे तो कोई दूसरी, एक साथ रहने वाले सिपाही कुछ दूसरे पाकिस्तान की ओर चले गए थे। महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, क्योंकि वहाँ जो महिला हिंदू थी उन्हें पकड़कर जबरन रेप कर दिया जाता था, जबरन शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ सीमावर्ती में लगे पंजाब की ओर भी कुछ इसी तरीके का हाल रहा। वहाँ कुछ मुसलमानों को पकड़कर हिंदू बना दिया जाता था, मुसलमान महिला। एक दिलचस्प कहानी है कि आप इतिहास की किताब पढ़ेंगे 12th क्लास की, मॉडर्न हिस्ट्री खास करके, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि कितनी महिलाओं ने अपने आप को, अपने आबरू, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुएं में कूदकर जान दे दिया था। तो महिलाओं की स्थिति भी कुछ ऐसी थी। अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा अगर अमानवीय व्यवहार किसी के साथ हुआ तो विभाजन के समय महिला ही थी। लेकिन इन सब के बीच आश्चर्य की बात यह है कि विभाजन होने के बावजूद 1952 में जब जनगणना हुआ तो पता चलता है कि भारत में 12% मुसलमान अभी भी है, और वर्तमान में भी हैं भारत में लगभग 20-21% के करीब मुसलमानों की जनसंख्या। तो वो मुसलमान जो यहाँ रुक गए, वो कभी जाना नहीं चाहते, तो अपना देश प्रेम, एक तरीके से वो उन नेताओं की बात को नहीं मानना चाहते थे, जो उनका फैसला कोई एक टेबल पे बैठ के कर दिया कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए। जो मुसलमान से राय भी नहीं लिया गया इस चीज़ का कि एक ज़मीनी स्तर का मुसलमान जो यहाँ खेती बाड़ी करता है वो क्या सोचता है। तो ये रहा कुछ विभाजन का परिणाम। आशा करता हूँ कि आप विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला टॉपिक है रजवाड़ों का विलय। इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद फिर हम MCQ लगाएंगे। MCQ लगाने के बाद फिर हम अगली चैप्टर की ओर बढ़ेंगे।